ऑनेस्ट वाला इसके में उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। ये क्वेश्चन हम डील करने वाले हैं पीएसआईआर का यानी कि पॉलिटिकल साइंस का, और इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन आया है, कितना हार्ड है, कितना मीडियम है और कितना मॉडरेट लेवल का है, और क्या क्वेश्चन आपके बुक से आ रहे हैं, नोट्स से आ रहे हैं, करेंट अफेयर्स से आ रहे हैं या अदर वे से आ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को देखेंगे। ऑप्शनल पेपर का वेटेज हमेशा से बहुत ज़बरदस्त रहा है और हर एग्ज़ाम में रहा है, क्योंकि यही सब्जेक्ट ऐसा होता है जिससे आपका रैंक डिसाइड होता है। क्योंकि जो भी आपके जेएस पेपर 1, 2, 3, 4 या आप एसए का पेपर ले लो या एथिक्स का पेपर ले लो, तो इस बार का पेपर बहुत ही ज़बरदस्त आया है। सभी यानी कि हार्ड और टू मॉडरेट लेवल का रहा है। लेकिन ऑप्शनल पेपर देखेंगे क्या ये आपको मार्क्स दे सकता है, क्या आप इसमें ज़बरदस्त नंबर उठा सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि देखो भैया, प्रत्येक प्रश्न पर लगभग आपको 150 शब्दों में आंसर देना है। और इसमें जो सबसे पहली बात ये है कि सिस्टम का अप्रोच क्या होना चाहिए, यानी कि व्यवस्था उपागम क्या है, इसके बारे में आपको बात करना है और इसके ऊपर लिखना है। संस्कृति की सापेक्षता के ऊपर बात करना है, ठीक है ना। यानी कि ये दो क्वेश्चन मैंने अभी देखा है, ये दोनों क्वेश्चन बनने वाला है। अस्थायी रूप से क्रांति क्या है, ये भी बन जाएगा। शक्ति के आधार पे बेस ऑफ पावर क्या है, इसके ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। लॉक का सामाजिक अनुबंध क्या है। देखो लॉक जो भी हमारे यहाँ पे थिंकर्स होते हैं, ठीक है ना, चाहे वो इंडियन थिंकर हो या फॉरेनर थिंकर हो, उनके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो यहाँ से लॉक से पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो लॉक ये पहले आ गए कि लॉक का सामाजिक अनुबंध क्या है, यानी कि लॉक्स का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो थॉट है उसके ऊपर आपको बात करना है। 2 के ए में कह रहा है कि समाज में 9 उदारवाद के आधिपत्य के समुदाय, संस्कृति तथा राष्ट्र जैसे कारक कमज़ोर करते हैं, विवेचना करना है आपको, ठीक है ना। मैं बार बार हमेशा से ये बात कहते आया हूँ कि जो भी यहाँ पे कीवर्ड होता है, जैसे कि विवेचना कीजिए, टिप्पणी कीजिए, स्पष्ट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके ऊपर आप लोग को एक लेक्चर दिया जाएगा, आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि अपकमिंग जो भी स्टूडेंट है जो एग्जाम देंगे उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें रहता है कि डिस्कस के लिए कैसे फैक्टर्स को चुने, कैसे कैसे अपना कीवर्ड चुने ताकि आप क्वेश्चन को क्रैक कर सकें। 2 के बी में कह रहा है कि संपत्ति की समानता शक्ति की समानता का कारण है। देखो एक चीज़ हमेशा से आप देखोगे तो हिस्ट्री भी आप उठा के देख लो, तो जिसके पास सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था रही है, जिसके पास पूंजी का सबसे अच्छा साधन रहा है, उसकी शक्ति हमेशा ऊपर रही है, ठीक है ना। जैसे कि आप मुगल साम्राज्य को ही ले लो, तो मुगल साम्राज्य में अगर आप देखोगे तो अकबर के पास बहुत ज़्यादा पावर थे। पावर किस लिए था, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत ही तगड़ी थी, यानी कि मुगल्स की इकोनॉमी बहुत तगड़ी थी, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी खासी शासन व्यवस्था चलाई है। तो उसी तरीके से कहा जा रहा है कि संपत्ति की जो समानता शक्ति की समानता का कारण है, तथा शक्ति की समानता स्वतंत्रता है, और इस पर टिप्पणी करता है। सी में कह रहा है कि लोकतंत्र का अभिजन सिद्धांत लोगों के शासन के रूप में लोकतंत्र की संभावनाओं को नकारता है, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद 3 ए में कह रहा है कि समकालीन राजनीति में राज्य के उदारवादी सिद्धांत का परीक्षण करना है। उसके बाद बी में कह रहा है कि मानव अधिकार जटिल और विवादित सामाजिक प्रथा है जो व्यक्तियों, समाज और राज्य के बीच संबंधों को सुव्यवस्थित करता है, इसके ऊपर टिप्पणी करना है। देखो ह्यूमन राइट कमीशन से हमेशा से क्वेश्चन से थोड़े मोड़े आते रहे हैं, डायरेक्टली कह लो या इनडायरेक्टली कह लो, तो कहीं ना कहीं आपको भी वहाँ से कुछ पॉइंट्स आपको चुराने पड़ेंगे ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख सको, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी में हॉब्स की जो सर्वाधिकारवादी जो विचारधारा में व्यक्तिवादी अंतर्निहित है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। फिर डॉक्टर अंबेडकर से तो हमेशा से क्वेश्चन बना ही है, चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस हो, हमेशा से क्वेश्चन बना है द ग्रेट डॉक्टर अंबेडकर। और यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन भी यही कहा जाए कि डॉक्टर अंबेडकर की सामाजिक न्याय की अवधारणा समांतवादी न्याय की ओर ले जाती है, ठीक है ना। और इसकी तुलना में रॉब्स के निष्पक्षता के रूप में न्याय यानी कि जस्टिस एज फेयरनेस का उद्देश्य शुद्ध प्रतिक्रियात्मक न्याय है, टिप्पणी करना है। यानी कि 2 लोगों को यहाँ पे, यानी कि 2 महान व्यक्तियों को यहाँ पे थॉट प्रोसेसिंग से क्वेश्चन पूछा है, डॉक्टर अंबेडकर एंड रॉब्स, ठीक है ना। उसके बाद बी में देखिए तो ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम सभा के साथ पंचायत इस प्रकार संगठित हो कि कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में विकास के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों की पहचान कर सके। अब देखो यार, जिस तरीके से अभी का समय सिचुएशन चल रहा है और ग्राम पंचायत हो या ग्रामीण व्यवस्था पर जिस तरीके से जोर दिया जा रहा है, उस तरीके से तो ये क्वेश्चन आना एकदम लाजमी था। ग्राम स्वराज के संबंध में इस कथन पे परीक्षण करना है, ठीक है ना। और उसके बाद सी में कह रहा है कि न्याय के पात्रता सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। बी नंबर सेक्शन में आ गए हैं। बी नंबर सेक्शन में अब सम क्वेश्चन बचे हुए हैं, फिर से मैं आपको रिपीट करूं कि देखो गाइज, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को क्रैक करने का जो सही तरीका होता है वो होता है कि आप सब्जेक्टिव जो भी वर्ड है उसको आप पकड़ो, कीवर्ड पकड़ो, जिसकी व्याख्या कीजिए, टिप्पणी कीजिए, क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, तब आपके लिए क्वेश्चन को कोई भी क्वेश्चन हो उसको बनाना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। 150 शब्दों में देना है जवाब। 5 के ए में कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व काल में भारत में श्रमिक आंदोलन का विश्लेषण कीजिए। देखो श्रमिक आंदोलन पे यहाँ पे से क्वेश्चन बना दिया गया है। भारतीय संविधान के उद्देश्य का
अपने में सामाजिक समझौता को दर्शाती है, व्याख्या करना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट को आपको प्रियम्बल से कनेक्ट करके क्वेश्चन बनाया है। कोई सोच भी नहीं सकता है कि प्रियम्बल से कनेक्ट करके इस तरीके का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सी में कहा जा रहा है कि विधान परिषद, यानी कि ये क्वेश्चन थोड़े से टफ लेवल का है। सी नंबर में कह रहा है विधान परिषद बिना प्रभावशाली शक्तियों वाला सदन है। देखो गाइस, विधानसभा का कितना पावर है, कैसे कैसे करता है, वो सब आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, हलवा लेवल का, इसको आप बहुत अच्छे से कर लोगे। डी नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कितनी सशक्त संस्था है, प्रभावशाली समुदाय में पिछड़ेपन की बढ़ती मांग के संदर्भ में इसकी भूमिका का आकलन करना है। ई नंबर में कह रहा है कि उत्तर उदारवादीकरण में उपभोग पद्धति और आर्थिक गतिविधियों के प्रति उच्च समर्पण ने भारत में पर्यावरणीय आंदोलन को असफलता की ओर प्रशस्त किया है, ठीक है ना। 6 के ए में कहा जा रहा है, क्वेश्चन है मतदाताओं का मतदान व्यवहार राजनीतिक कारकों की तुलना में सामाजिक एवं आर्थिक कारकों से ज़्यादा प्रभावित होता है। देखो गाइज, जो भी हमारे देश के जो भी वोटर्स हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर यहाँ से क्वेश्चन बनाना एकदम लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम अभी चल रहा है उस तरीके से ये क्वेश्चन तो आना ही था। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये 20 नंबर का है और इसे आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत सारे पॉइंट्स आपसे पूछे जा रहे हैं। कह रहा है कि जो इलेक्टोरल बिहेवियर है, यानी कि जो मतदाताओं का मतदान व्यवहार है, राजनीतिक कारकों की तुलना में सामाजिक एवं आर्थिक कारकों से ज़्यादा प्रभावित होता है। वो देखो, सामाजिक लोग, जैसे कि किसी को वोट देना है तो समाज के लोग क्या कह रहे हैं, किसका आर्थिक पक्ष मजबूत है, इस तरीके से कहीं ना कहीं डिसीजन लेते हैं। 6 के बी में कहा जा रहा है कि संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत ने उच्चतम न्यायालय की न्यायिक जो पूर्वावलोकन की शक्ति को विस्तारित कीजिए, परीक्षण कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद सी में कहा जा रहा है कि अंतर राज्य परिषद के गठन तथा कार्यों का वर्णन करना है और यहाँ पे यह संस्था कहाँ तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हुआ है। 7 के ए में कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन, फिर से पंचायत। गाइज, पंचायत बहुत 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 ह्यूज इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हो जाता है, चाहे वो आपका प्रीलिम्स का हो, चाहे आपका मेंस का हो, चाहे आपका ऑप्शनल पेपर में हो, हर जगह कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ देखो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया। कहा जा रहा है कि इसकी मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। क्या आप मानते हैं कि यह संशोधन समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होगा, ठीक है। उसके बाद स्पीकर सदन की स्वतंत्रता और गरिमा का प्रतिनिधित्व करता है, परीक्षण कीजिए। फिर से आपका लोकसभा से क्वेश्चन यहाँ पे बना दिया गया है। सी नंबर में कह रहा है कि भारत में कृषि विकास को बढ़ावा देने और मजबूत करने के उद्देश्य से 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत नीतिगत पहलुओं की विवेचना करना है। और क्वेश्चन नंबर 8 के ए में, और ये शायद लास्टिक क्वेश्चन है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि निरीजातीय एवं अंतर्निहित कारक है। निरीजातीयता एक अंतर्निहित कारक है जिसने भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में समस्याओं के समाधान में एक बड़ी चुनौती पेश की है। देखो, जब आप ये आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप से क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशनशिप आप पढ़ते हैं तो आपको विभिन्न राज्यों के अंदर का बातें पढ़ना पड़ता है, और यहाँ से वो क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ देखो बी नंबर क्वेश्चन देखो, 8 का बी में कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण को सामाजिक क्रांति की ओर एक प्रयास के परिप्रेक्ष्य में वर्णित किया जाता है, इस पर टिप्पणी करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में कहा जा रहा है कि यह कहना कहाँ तक सही है कि क्षेत्रीय दलों ने भारतीय लोकतंत्र तथा संघीय व्यवस्था को मजबूत किया है। उपर्युक्त उदाहरण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। और ये हो जाता है यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त। अगेन मैं ये कहूँगा कि इसके बाद जो भी आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको वीडियो तुरंत मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक चीज़ और है कि एक सारे क्वेश्चन अनइंस्टा वाला इसी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से पा सकते हैं। कोई भी सवाल हो तो आप इंस्टा पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।